नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में खेती बाड़ी के साथ साथ इससे जुड़े व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर मुर्गी पालन की बात करें तो इस मौसम में आमतौर पर मुर्गी पालन व्यवसाय में कई समस्याएं आती हैं। यदि सही तरीके से मुर्गियों का प्रबंधन किया जाए तो इन सारी समस्याओं से किसान आसानी से बच सकते हैं। तो गर्मियों के मौसम में कैसे करें मुर्गियों की देखरेख, इस बारे में बता रहे हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। किसान भाइयों, जो भी मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि मुर्गी पालक जो भी हैं, उन्हें खास करके मौसम के हिसाब से कुछ प्रबंधन में उन्हें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से अभी देखिए गर्मी का मौसम आ रहा है। आपको पता होगा कि मुर्गियों के शरीर का तापमान करीबन 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मुर्गियों में जो अंदर शरीर में मनुष्य में क्या होता है कि पसीना निकलता है। तो हम अपने शरीर के तापमान को बनाने में हमें सहूलियत होती है, लेकिन आप मुर्गियों में तो पसीना नहीं निकलता है। तो उनके पास जो हम लोग कहते हैं कि हीट को, अपने अंदर की ऊर्जा को निकालने का जो एक तरीका है, वो सिर्फ आपको चोंच खोल करके आप देखते होंगे मुर्गियां हाँफते रहती है और जीभ अपना निकाल करके वो अपने तापमान को शरीर को बनाने के लिए करती है ऐसा। तो इस स्थिति में आपको जो चूजा लाते हैं उस समय से लेकर बड़े मुर्गियों तक आपको सावधानी की जरूरत होती है। गर्मी बेजुबानों पर भी कहर ढा सकती है। गर्मी और लू की चपेट में आकर मुर्गियां, उनके चूजे हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा उनके शरीर में लगातार पानी की कमी होती जाती है। देखभाल के अभाव में चूजों और मुर्गियों की मौत हो जाती है। सर्वाधिक चूजे गर्मियों में ही मरते हैं। इसलिए मुर्गियों और चूजों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए मुर्गी पालकों को मौसम की अनुरूप देखरेख करनी चाहिए। जैसे कि अभी देखिए चूजा आने पर आप जाड़े के दिन में ज़्यादा पावर के बल्ब लगाते होंगे और उसके बाद उसका ब्रूडिंग करते होंगे, लेकिन अब गर्मी आ गया तो आप कम पावर का बल्ब लगाएं अपने शेड के अंदर में, ताकि और उनका जब पंख निकल जाए तो वो बत्तियां बुझा दें। दिन के समय में ख़ास तौर से बत्तियों की ज़रूरत, गर्मी की ज़रूरत नहीं होगी, तो उस तरह का आप व्यवस्था रखें। दूसरी बात है कि आपने जो घर बनाया है मुर्गियों का रहने के लिए, उसका हवादार होना बहुत ही ज़रूरी है। हवादार कहने का मतलब है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि जाली अगर आपने एक तरफ लगाया है तो दूसरी तरफ लगने से क्या होता है कि मुर्गी घर का तापमान को कम रखने में ये मदद करता है। ख़ास तौर से मई जून के महीने में आप देखेंगे कि लू चलने लगता है, गर्म हवाएं चलती है। तो गर्म हवाओं से प्रकोप से बचाने के लिए जो जाली आपने हवा के लिए लगाया है, उसके ऊपर में जो बोरा होता है ना, बोरा या चट्टी जिसको कहते हैं, उसे आप इसको लगा दें और उसमें पानी का छिड़काव करें। और अगर बहुत ज़्यादा देखिए मुर्गियों के लिए तापमान भी ज़्यादा हो और नमी भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है मुर्गियों के लिए। वैसी स्थिति में आपको हवा की भी ज़रूरत है साथ साथ में, और ये पानी का जो फुहारा है उसको देते रहना है बोरा पर, ताकि जो अंदर हवा जाए वो आपको ठंडक महसूस कराए। तो इन बातों का आप प्रबंधन में ज़रूर ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह है तो आप मुर्गी घर के अंदर में पंखा की व्यवस्था कर सकते हैं। गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मुर्गियों को शुद्ध पानी पीने के लिए दिया जाए और उनके रखे जाने वाले स्थान पर साफ सफाई रखी जाए, ताकि गंदगी के कारण जहरीली गैसें उत्पन्न ना हो। पानी में दवा डालकर पीने को दें। जिन स्थानों पर चूजों को रखा जाता है उसके आसपास जूट की बोरियों को गीला करके बांधा जाए, ताकि गर्म हवा का असर न पड़े। मुर्गी 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है। गर्मियों में पानी का पीना 2 गुना हो जाता है।
इसलिए पानी की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही आप ग्लूकोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होने बहुत ही आवश्यक हैं। अब ये भोजन संबंधी अगर बात करते हैं तो भोजन में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस समय भोजन की व्यवस्था जो मुर्गियों को दाना देते हैं वो बिल्कुल सुबह में दीजिए और शाम के समय में दीजिए। बीच दोपहर में दाना देने से क्या होता है कि शरीर के अंदर में भी ऊर्जा उत्पन्न होने से एक तो बाहर का तापमान है, साथ में मुर्गियों के शरीर के अंदर का तापमान भी अगर ज़्यादा होगा तो ये व्यवस्था के लिए आप सुबह और शाम में दाना दें तो इससे आपको मुर्गियों को ठंडक मिलेगी। दूसरा है कि पानी का व्यवस्था लेकिन हमेशा रखना है और पानी को बदलते रहें। अगर आप ऊपर में सिंटेक्स या किसी चीज़ के टंकी रखे हैं और उससे पानी दे रहे हैं तो वो क्या होता है गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाता है और मुर्गियां उससे क्या होता है कि जब गर्म पानी आने से वो पानी का कंजम्पशन कम कर देती थी। ऐसी स्थिति में आप उसे घड़े का भी पानी दीजिए लेकिन समय समय पर उसको परिवर्तित करते रहिए ताकि उसको ठंडा पानी मिले और पानी मिलने के से उनको थोड़ा सा इस चीज़ का है कि ठंडा पानी में वो ज़्यादा पानी भी पिएंगे तो आपको गर्मी से इसका बचाव हो सकता है। एक चूजे के लिए 0 से 8 सप्ताह की आयु तक स्टार्टर आहार, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक ग्रोवर आहार और बाद में लेयर या फिनिशर दाना देना चाहिए, क्योंकि उम्र के आधार पर मुर्गी के शरीर को विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा के लिए मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता अलग होती है। इस प्रकार दाना बाजार में आसानी से उपलब्ध है। साथ ही इसे आप घर पर भी बनाकर दे सकते हैं और इसके अलावा बीमारियों से बचाव के लिए समय से मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। बीमारियों में खास करके आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये समय होता है जब मुर्गियों को आपको जैसे चूजा ही ला रहे हैं तो उनको आप चूजा चूँकि दूसरी जगह से सफ़र करके यहाँ आते हैं तो ऐसे में उनको डिहाइड्रेशन होने की संभावना अधिक है। तो आप उस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर बाहर बाज़ार में मिलता है, आप उसको पानी में मिला करके दीजिए ताकि जो उनका बैलेंस है शरीर के अंदर में वो बना रहे। तो इसके लिए आप बीच बीच में इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और विटामिन सी, एक ऐसी दवा जो विटामिन सी जिसमें हो उसको दीजिए तो ये मुर्गियों को आपको गर्मी के दिनों में बचाने में महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों का आप गर्मियों के दिनों में खास तौर से मुर्गी पालक जो भी भाई हैं वो इस चीज़ का ध्यान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरे चारे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सालों भर कम समय में हरा चारा उगाया जा सकता है, जिसे खाकर पशु 15 से 20% तक ज्यादा दूध देने लगेंगे। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरा चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारा उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। इस विधि से
चारा उगाने के लिए एक कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार व बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। इस विधि से चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज, ट्रे और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो पौधे गलने लगेंगे और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि द्वारा चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है। साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आम की बागवानी से जुड़े किसान इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आम के बागों में पुष्पन और फलन अवस्था पर सबसे ज्यादा कीट और रोगों का प्रकोप होता है। और जैसा कि अभी मौसम में परिवर्तन का दौर चल रहा है, इस दशा में आम के बागों में गुच्छा रोग बड़ी तेजी से फैलता है। तो किसान इस रोग की पहचान कैसे करें और इसकी रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर विकास दास। आम में मालफॉर्मेशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। पूरे देश का जो हमारे जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और जो पूर्वी भारत है और हमारे दक्षिण भारत है, यहाँ पे मालफॉर्मेशन का प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं है। मालफॉर्मेशन का बहुत सारे कारण से होता है। इसमें से एक मुख्य कारण है फ्यूजेरियम नामक एक फंगस का इन्फेक्शन यहाँ पे पाया गया है। फलों का राजा आम भी आज के समय में कीट रोगों के प्रकोप से अछूत नहीं है। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है गुम्मा।
इस रोग के कारकों में फ्यूजेरियम सबगलुटिनेशन नामक फफूंदी का उल्लेख होता है, लेकिन अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों का असंतुलन है। गुम्मा रोग से ग्रस्त आम के पेड़ में पत्तियों और फूलों में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बोर के फूल गुच्छों में हो जाती हैं। मालफॉर्म पैनिकल हम लोग देख के पहचान जाएंगे जहाँ पे जो मंजर होता है वो गुच्छा जैसा बन जाता है, जिसको फ्लोरल मालफॉर्मेशन बोलते हैं, जो जिसमें फल आने वाले पौधे में ये आते हैं। ये भी देखा गया है कि जो हमारे नए पौधे लगते हैं उसमें भी हम कभी कभी हम लोग गुच्छा जैसा, फूल का गुच्छा जैसा दिख जाता है, जिसको वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन बोलते हैं। जिस पौधे में मालफॉर्मेशन है, जब भी वहीं से साइन स्टिक लिया जाता है और उससे पौधा तैयार किया जाता है तो वहाँ पे भी मालफॉर्मेशन का चांसेस रहता है। किसान भाइयों, आम के बाग में कई तरह की समस्या आती रहती हैं। जो बागवान समय रहते रोग की सही पहचान करके नियंत्रण के समुचित उपायों को अपनाते हैं, वे आसानी से रोग की रोकथाम करके आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसका कंट्रोल के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है कि जब भी हमको मालफॉर्मेशन का पैनिकल मिलता है तो उस पैनिकल को हम लोग को काटते रहना है। इसको जितने हम लोग काट के हटाएंगे, मैनुअली काट के हटाएंगे, उसका धीरे धीरे 2-3 साल में इसका प्रकोप कम हो जाता है, ये देखा गया है। कुछ स्प्रेज इसमें थोड़ा बहुत इफेक्टिव पाया गया है, जैसे कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है, जैसे बाविस्टिन भी हुआ, इसका भी स्प्रे इसमें काम करता है। 1.5 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर पानी में घोल बना के जब भी हम लोग स्प्रे मारते हैं, जब मंजर आता है, मंजर आने के समय में वो काम करता है। हम इसमें नाफ्थलीन एसिडिक एसिड नामक एक दवाई मिलता है, जो 200 ppm मतलब 200 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम लोग स्प्रे करते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड तक हम लोग नॉर्थ इंडिया में उसको स्प्रे करते हैं। इसमें भी मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम देखा गया है। तो ये कुछ उपाय से हम लोग फ्लोरल मालफॉर्मेशन को हम लोग प्रकोप को कम कर पाएंगे। सबसे जो इफेक्टिव है, हम मैनुअली जितना इसको हटाते रहेंगे, धीरे धीरे मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम हो जाएगा। और ये फिर से रिपीट भी होता है, लेकिन अगर 2-3 साल इस काम को हम लोग कर लेते हैं, धीरे धीरे मालफॉर्म जो शूट्स का उसका प्रकोप आना कम हो जाता है। तो जब भी हम लोग पौधा बनाएं, नर्सरी लोगों के लिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी वो लोग पौधा तैयार करें, ज़रूर इसको देखें कि जो पौधा में मालफॉर्म पैनिकल नहीं रहना चाहिए, और उसी जगह से ही वो लोग साइन स्टिक लेके पौधा अगर तैयार करते हैं तो जो छोटे पौधे रहेंगे उसमें मालफॉर्मेशन आने का चांसेस कम रहेगा। ये कुछ सावधानियाँ हम लोग अगर बरतते हैं तो मालफॉर्मेशन का प्रकोप को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुनी, जिला नवादा के कृषक दिनेश सिंह ने। यह मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मसाले वाली फसलों में मिर्च एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन मिर्च की फसल में कई प्रकार के रोग देखने में आते हैं, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग अधिक देखने को आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें।
किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधों की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। फलों पर यह रोग पकने की अवस्था में होता है। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।